1820 के दशक में ब्रिटेन, जो कि भारत को अपनी कॉलोनी बना चुका था, उसकी लड़ाई और युद्ध चालू हुए बर्मा के साथ। बर्मा में जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था वो टूट चुका था और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एंग्लो बर्मा वॉर चालू हुए। 1820s में ये जो एंग्लो बर्मा वॉर्स हुए, इसमें ब्रिटेन ने बर्मा को हराया और जीत प्राप्त करते हुए बर्मा को अपनी कॉलोनी बनाया। बर्मा ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक था, क्योंकि बर्मा में एक तो उनको समुद्री एक्सेस मिल गया, साथ ही में बर्मा में रहते हुए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम की टेरिटरी पे नज़र भी रख पाए, जहाँ पर ब्रिटेन के ही जो दूसरे वैरी जो थे वो थे फ्रेंच। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ब्रिटेन के लिए बर्मा और किस काम का था। बर्मा में जो उत्तरी बर्मा के इलाके हैं, नॉर्दर्न बर्मा के, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाके को बोलते हैं अराकन योमा माउंटेन्स। उस अराकन योमा माउंटेन्स में एक रेखीन रीजन है और उस रेखीन रीजन में ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे हैं और जोग्राफी इलाके की ऐसी है कि यहाँ पर टी प्लांटेशन का काम हो सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि हम रेखीन रीजन में, जो कि उत्तरी बर्मा का इलाका है, वहाँ पर हम लोग टी प्लांटेशन एक्टिविटी करेंगे। टी प्लांटेशन की एक्टिविटी के लिए ब्रिटिशर्स को लेबर की रिक्वायरमेंट हुई और ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये लेबर हम इंडिया से उठा के लेके जाएंगे। इंडिया में, बंगाल में जो मुसलमान लेबर रहती थी, ब्रिटिशर्स ने इन मुसलमान लेबरों को उठाकर सीधा के सीधा रेखीन इलाके में ले जाना शुरू किया। 1830-1840 के दशकों में हम देखते हैं कि भारत की ओर से बहुत सारा लेबर, जो कि मुसलमान लेबर था, उसको ब्रिटिशर्स लेकर गए और ये लेबर को ले जाकर रेखीन इलाके में इनको सेटल डाउन कराया गया। जब इनको वहाँ रखा गया तो उसके बाद ये लेबर ने ब्रिटिशर्स की प्लांटेशन एक्टिविटी में बहुत मदद करी। दोस्तों, अगर आप बर्मा के बारे में देखें तो बर्मा एक बुद्धिस्ट कंट्री थी। उस बुद्धिस्ट कंट्री को पहले तो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया, दूसरा उसी के नॉर्दर्न इलाकों में ब्रिटिशर्स ने उसके रेखीन इलाके में ले जाकर ये सारी लेबर को वहाँ रखा। और ये लेबर जो थी, ये मुसलमान लेबर थी। जो बर्मा के बुद्धिस्ट लोग थे, जब उन्होंने ये देखा कि हमारे इलाके में, रेखीन इलाके में, हमारे देश के जो मुसलमान लेबर आ रही है और वो रहने लग रही है, तो बर्मा के लोगों ने इस आने वाली मुसलमान लेबर को देख के बोला कि भाई ये रेखीन इलाके में जो मुसलमान हैं, इनका नाम है रोहांग, और बर्मा के लोग उनको रोहांग के नाम से बोलने लगे। 1840-1850 के दशकों में इनका नाम पड़ा रोहिंग्या। तो दोस्तों, ये रोहिंग्या हैं कौन? पहली बात तो रोहिंग्या आज की डेट में वो मुसलमान लेबर हैं जिनको 1830-40 के दशकों में बंगाल के इलाकों से उठाकर ब्रिटिशर्स रेखीन इलाके में लेकर गए, अराकन योमा माउंटेन्स के, और इनको वहाँ पर ले जाकर रख कर प्लांटेशन एक्टिविटी का कार्य कराया गया। दोस्तों, ये रोहांग्स या रोहिंग्याज बहुत समय तक 1830-40 के बाद वहीं बसने लगे। इन्होंने अपनी अपनी हैबिटेशंस बनाई और इनके आने वाले सक्सेसिव जनरेशन्स भी वहाँ रुकने लगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात तय हो चुकी थी, और जब बंटवारे की बात तय हो चुकी थी तो आश्चर्यजनक बात यह है कि रोहिंग्याज जो थे, जो कि रेखीन इलाके में रह रहे थे और जो कि मुसलमान थे, उनको जब ये चीज़ दिखी कि हमारे सामने एक पाकिस्तान एक ऑल्टरनेटिव इस्लामिक मुस्लिम देश बनने जा रहा है, तो उस समय रोहिंग्या के कई जो छोटे छोटे लीडर्स थे, उन्होंने जाकर 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करी। मोहम्मद अली जिन्ना को जाकर उन्होंने बोला कि भाई आप कंसिडर कीजिए कि हम रोहिंग्याज जो मुसलमान लोग हैं, हमें भी पाकिस्तान का ही हिस्सा बनाया जाए। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो वैसे ही बड़े परेशान थे, क्योंकि उनको ये था कि भाई पहले पाकिस्तान जो कमिटेड है वो तो बन जाए। अब अगर मैं रोहिंग्या की बात जाके ब्रिटिशर से करूँगा तो ब्रिटिशर तो और नाराज़ हो जाएंगे कि आप तो जो है टेरिटरी केवल बढ़ाए ही जा रहे हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय रोहिंग्याज को कोई आश्वासन तो नहीं दिया और ना ही उनको कोई सपोर्ट का भी आश्वासन दिया, पर उनको एक भरोसा ज़रूर दिलाया कि एक बार पाकिस्तान बन जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। रोहिंग्या थोड़े से परेशान ज़रूर थे, जिन्ना की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिला, वो वापस आ गए और 1948 से रोहिंग्याज जो थे कहीं ना कहीं आपसी खोज में बैठ गए, ये सोचने के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, 1948 तक पाकिस्तान बन चुका था, रोहिंग्या का इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जो रोहिंग्याज जो थे ये बर्मा में रह रहे थे। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, 1948 से लेके आज तक जो ये रोहिंग्याज बर्मा में रह रहे थे, तो बर्मा की जो सरकार है उसने कभी भी इन रोहिंग्याज को रोहिंग्या नहीं माना,
उन्होंने हमेशा बोला कि भाई ये रोहिंग्या तो एक शब्द है रखीन इलाके में रहने वाले मुसलमानों का। वो हमेशा से ये मानते आए और अभी तक ये मानती है वहाँ की सरकार कि ये रोहिंग्यास बेसिकली जो हैं ये बंगाली मुसलमान हैं और इनको उसी इलाके में वापस चले जाना चाहिए जहाँ से ये आए थे, क्योंकि इनका बर्मा की टेरिटरी से कोई नाता नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ तो तय हो गई कि 1948 में जब ये हुआ तो कहीं ना कहीं रोहिंग्यास अपने आप को आइसोलेटेड फील करने लगे। और 1948 में जब आईएसआई ऑफ पाकिस्तान का गठन होता है तो आईएसआई ऑफ पाकिस्तान भी ये सोचती है कि भाई रोहिंग्या हमारे लिए एक एसेट होंगे, क्योंकि रोहिंग्या को मदद करने से कहीं ना कहीं हम भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में नज़र भी रख पाएंगे और साथ ही में रोहिंग्यास को थोड़ा सा ट्रेन करके उनको बर्मा के खिलाफ अगर लड़वाते भी रहें तो कहीं ना कहीं बर्मा पे भी प्रेशर बना रहेगा। और दोस्तों ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि 1948 में बर्मा ने ये डिसीजन भी लिया था कि वो नॉन अलाइंड स्टेट बनेगा। और जब बर्मा ने डिसाइड किया कि वो नॉन अलाइनमेंट का फॉलो करेगा, जो कि एक वैसे भी भारत का एक प्रमोटेड आइडिया था नॉन अलाइनमेंट, तो पाकिस्तान को और भी ज़रूरत लगी इस चीज़ की कि हमें कहीं ना कहीं इन रोहिंग्यास के ऊपर नज़र रखनी चाहिए ताकि इनके थ्रू हम बर्मा के ऊपर और भारत के नॉर्थ ईस्ट पे भी नज़र रख पाएँ। इस नज़रिए से दोस्तों ये हुआ कि 1950 के दशक में पाकिस्तान की आईएसआई ने सारे रोहिंग्यास को मोबिलाइज करके सबसे पहले बनाई रोहिंग्या नेशनल आर्मी। दोस्तों ये जो रोहिंग्या नेशनल आर्मी थी ये आईएसआई की तरफ से सबसे पहला बनाया हुआ एक ग्रुप था जिसमें उसने सारे रोहिंग्यास को मोबिलाइज करके उनको बुद्धिस्ट्स के खिलाफ, जो कि बर्मा के इनहेबिटेंट्स थे, उनके साथ लड़ने की तैयारी करवाई। दोस्तों 1950-1960 के दशकों में रोहिंग्या नेशनल आर्मी बहुत अग्रेसिव तरीके से बर्मा की आर्मी से लड़ती रही और बर्मा की आर्मी ने भी एक तरीके से इस रोहिंग्या नेशनल आर्मी को, जो कि आईएसआई के सपोर्ट से पल रही थी, इसको बहुत अग्रेसिव तरीके से हिट भी किया। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में अक्सर क्लैश बना रहता था। लेकिन दोस्तों सारा खेल बदला कहीं ना कहीं 1971 से। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान का भूगोल बदला और उसकी एक टेरिटरी को तोड़ के ईस्ट पाकिस्तान की बांग्लादेश बनाया, तो उस समय आईएसआई को अब ये समझ आ गया कि हमारे साथ से सिर्फ टेरिटरी ही नहीं जा चुकी, बल्कि कहीं ना कहीं अब ये जो रोहिंग्यास थे जिनके ऊपर हम लोग अभी तक इनको सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में रह के, वो भी टूट जाएगा। लेकिन आईएसआई अपनी इस घबराहट को ज़्यादा समय तक मैनेज नहीं कर पाई क्योंकि चीज़ें उसके ही फेवर में चंद सालों के बाद होती हुई दिखी। 1971 में बांग्लादेश ज़रूर बना। शेख मुजीबुर रहमान जो थे भारत के बहुत ही क्लोज माने जाते थे, वो ज़रूर थे। लेकिन दोस्तों 1974 और 75 में कई ऐसी घटनाएं हुई कि शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार समेत उनको मार दिया गया। और 1975 के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट था वो प्रो पाकिस्तान हो गया। जब बांग्लादेश का पूरा इस्टेब्लिशमेंट प्रो पाकिस्तान हुआ तो 1975 में ये कहना फिर से गलत नहीं होगा कि आईएसआई का और पाकिस्तान का दबदबा बांग्लादेश में बढ़ने लगा। 1975 से जब आईएसआई दोबारा से बांग्लादेश गई तो बांग्लादेश में जाकर सबसे पहले उसने रोहिंग्यास के साथ संपर्क बनाया। वो पुरानी संगठन जो रोहिंग्या नेशनल आर्मी थी, जिसको ये लोग सपोर्ट कर रहे थे पर बीच में सपोर्ट नहीं कर पाए, उसको इन्होंने अब बंद करके 1975 में एक नई संगठन क्रिएट करी और उस संगठन का नाम रखा इन्होंने रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स। दोस्तों ये जो रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स थी, सरप्राइजिंग बात ये है कि इसमें उसने पुराने रोहिंग्या नेशनल आर्मी के सारे लोगों को दोबारा एकजुट किया। 1975 से रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स को इन्होंने ट्रेन किया, अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 कार्यों के लिए। पहला कार्य तो जाहिर सी बात है कि वो बुद्धिस्ट म्यांमार के जो लोग थे उनको रेजिस्ट करेगी, और दूसरा आईएसआई ने रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स का प्रयोग करके अब ये शुरू किया कि उसने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और हमारे नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरी के खिलाफ एक कैंपेन चालू किया। दोस्तों ये कैंपेन जब रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स का चल ही रहा था तो उसी समय 1982 में म्यांमार के अंदर एक और डेवलपमेंट हुआ। 1982 में म्यांमार ने एक नया कानून पास किया और उस कानून के तहत, जिसका नाम था बर्मा म्यांमार नेशनलिस्ट ऑर्डर, उस ऑर्डर के तहत सरकार ने अपने बर्मा के अंदर, अपने म्यांमार की टेरिटरी के अंदर जितने भी एथनिक कम्युनिटीज़ थीं उनकी एक लिस्ट जारी करी और उस लिस्ट में
सारी वो एथनिक कम्युनिटीज़ का मेंशन था जो बर्मा की पुरानी एथनिक कम्युनिटीज़ ऐतिहासिक तौर से थीं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बर्मा की सरकार कभी भी इन रोहिंग्यास को यहाँ का इनहेबिटेंट नहीं मानती थी। उसका हमेशा से ये मानना था कि भाई ये तो बाहर के बंगाली हैं और ये तो वो बंगाल से आए हुए मुसलमान हैं। तो 1982 के नेशनलिस्ट ऑर्डर के तहत इन रोहिंग्यास को एक एथनिक कम्युनिटी का दर्जा नहीं दिया गया, और जब इनको ये दर्जा नहीं दिया गया तो रोहिंग्यास उस समय और भड़क उठे। और इन भड़कते हुए रोहिंग्यास को देख के अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो थी ISI पाकिस्तान की। उसने तुरंत रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स का नाम बदलकर उसको एक नया नाम दिया, और उसने नया नाम दिया रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स थी ही तो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन 1982 में बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत थी दोस्तों। अब ISI ने 1982 से रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसके तहत उसने पूरे वर्ल्ड के सामने एक इमेज क्रिएट करना चालू करी कि ये जो रोहिंग्यास हैं ये तो बड़े लाचार लोग हैं, और ये जो लाचार लोग हैं रोहिंग्यास, इनकी मदद तो पूरे के पूरे विश्व को करनी चाहिए। आज की डेट में भी दोस्तों जब हम अखबारों में रोहिंग्या की लाचार भरी तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बेचारे लाचार लोगों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये तस्वीरें आज की नहीं, ये तस्वीरें तो ISI जो है एक तरीके से इस तरीके का कैंपेन 1980 के दशक से ही चला रही है। तो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे का जो रहस्य था वो ये था कि इसके तहत ISI पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से इंस्टिगेट कर पाए, प्रोवोक कर पाए कि आप लोग सब एकजुट होकर रोहिंग्यास की मदद कीजिए। और उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आज की डेट में रोहिंग्या अपने घरों से भागकर भारत के विभिन्न दूसरे इलाकों में आ रहे हैं तो भारत के ऊपर दबाव डाला जाए और बोला जाए कि भाई भारत को इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के नाते इन सारे रोहिंग्यास को एंट्री देनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन में वही सारे रोहिंग्या थे जो पहले रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स के थे, और रोहिंग्या पेट्रियोटिक फोर्स के सारे रोहिंग्या वही थे जो पहले रोहिंग्या नेशनल आर्मी के थे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ISI जिनको पिछले 30 सालों से नर्चर कर रही थी रोहिंग्यास को, उसने एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट का नाम लेते हुए पूरे वर्ल्ड के सामने एक ऐसा नौटंकी शुरू किया कि भाई ये लाचार रोहिंग्यास को भारत के ऊपर दबाव डालिए कि भाई भारत जो है इन रोहिंग्यास को इंसानियत के नाते एक्सेप्ट करे। भाई हम क्यों करें, हमने कोई ठेका ले रखा है? और जब हम ये बात जानते भी थे कि ये रोहिंग्या जो है ISI से ट्रेंड थे और ये कल को हमारे लिए हमारे देश में घुसकर एक सुरक्षा का खतरा बन सकते हैं, लेकिन ISI अपने गेम से जाहिर रहा और उस समय हमारी सरकारें भी मजबूर रहीं और उन्होंने रोहिंग्या के इस इनफ्लो को रोका नहीं। दोस्तों जो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन केवल एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1982 में बनी। इसके तहत रोहिंग्यास को आर्म्स ट्रेनिंग देने के लिए, उनको वायलेंस के लिए प्रमोट करके प्रोवोक करने के लिए ISI ने उस समय 2 और संस्थाएं बनाई थी, और वो 2 संस्थाएं आप ले लीजिए कि रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर थी। तो ये कहना गलत नहीं कि रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर 2 संस्थाएं और थीं। उसमें से पहली संस्था थी अराकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट और दूसरी थी अराकन रोहिंग्या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये अराकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट और अराकन रोहिंग्या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2 संस्थाएं जो थीं, ये दोनों की दोनों संस्थाएं रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन की छत्रछाया के अंडर थीं। और ये अराकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट और अराकन रोहिंग्या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ISI रोहिंग्यास को आर्म्स की ट्रेनिंग देती थी, इनको वायलेंस की ट्रेनिंग देती थी और इनको प्रोवोक करती थी कि आप भारत में जाकर वहाँ पर डेमोग्राफी बदलिए, वहाँ पर जाकर अपने ठिकानों को बनाइए और वहाँ पर जाकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कीजिए, भारत के नागरिकों के ऊपर अत्याचार कीजिए। दोस्तों 1980 के दशक में जब ISI बांग्लादेश की टेरिटरी का प्रयोग करके एक जगह पर रोहिंग्या की ये सारी संस्थाओं को सपोर्ट कर रही थी, आप भूलिएगा मत कि उसी समय ISI पाकिस्तान जो था, ISI जो थी वो अमेरिका के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में एक सोवियत के खिलाफ भी रेजिस्टेंस कैंपेन क्रिएट कर रही थी। दोस्तों 1980 में पाकिस्तान की ISI ने अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत के खिलाफ बहुत सारी अलग अलग संगठनों को बनाया था। उसमें से एक संगठन जो उसने 1980 में ही बनाया उसका नाम था जमात अंसारुल अफ़गानीन। दोस्तों जमात अंसारुल अफ़गानीन के लीडर थे कारी सैफुल्ला अख्तर।
कारी सैफुल्लाह अख्तर जो थे वो मौलाना इरशाद खान के साथ काम करते थे। इन दोनों को एकजुट करके ट्राइबल इलाकों से लड़के इकट्ठे करके इन्होंने जमात अंसारुल अफ़गानीन बनाई। साथ ही में इन्होंने एक संगठन और बनाई जिसका नाम था हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल जिहाद मुस्लिमीन, बहुत सारी ऐसी संगठन थी। दोस्तों अब हुआ क्या कि ये जितनी भी संगठनें थीं, ये सारी संगठनें क्या करती थीं, ये अफ़गानिस्तान में सोवियत के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ती थीं। ये 1980 से लेकर 1988 तक सोवियत के ख़िलाफ़ लड़ती रहीं। लेकिन 1988 में जब सोवियत ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि भाई अब हम एक तरीके से वापस जा रहे हैं, तो 1988 में जमात अंसारुल अफ़गानीन के लोग सडनली बेरोज़गार हो गए, हरकतुल मुजाहिदीन के लोग सडनली बेरोज़गार हो गए। अब ये सारे लोग जब पाकिस्तान में आए तो आईएसआई ने सोचा कि भाई इनको पाकिस्तान में तो हम पालेंगे नहीं, इनके साथ कुछ ना कुछ तो करना है। तो दोस्तों 1988 के दौरान 1988 से 1990 तक आईएसआई ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया। 1988 से 1990 तक उसने जितने भी ये अफ़गान की संगठनें थीं इनको आइडेंटिफाई किया कि भाई कौन सी संगठनें अब इनका प्रयोग हम कश्मीर में कर सकते हैं, और उसने 2 संगठनें उठाई। सबसे पहला जो उसने उठाया वो था जमात अंसारुल अफ़गानीन और दूसरा उसने उठाया हरकतुल मुजाहिदीन। और दोस्तों 1990 तक उसने क्या किया कि आईएसआई ने हरकतुल मुजाहिदीन और जमात अंसारुल अफ़गानीन को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद एक नया संगठन बना जिसका नाम था हरकतुल अंसार। हरकतुल अंसार ने पूरे 1990 के दशक में कश्मीर में बहुत आतंक फैलाया। हरकतुल अंसार कश्मीर आतंक के इन संस्थाओं के ऊपर हम एक कोई सेपरेट वीडियो में कभी दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों हरकतुल अंसार ग्रुप बना, हरकतुल अंसार ने कश्मीर में बहुत आतंक फैलाया। 1997 में भारत की कई कोशिशों के बाद अमेरिका ने हरकतुल अंसार को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया। इसके बाद उसके लीडरों के ऊपर इनाम रखे गए और कहीं ना कहीं इसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ करने की कोशिश की गई। जब आईएसआई ने देखा कि हरकतुल अंसार खतरे में है तो तुरंत आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने हरकतुल अंसार के सारे लोग जो कि पहले ही जमात अंसारुल अफ़गानीन के और हरकतुल मुजाहिदीन के ही थे, जिनको हरकतुल अंसार में लाए गए थे, इनको 1997 में हरकतुल अंसार से उठाकर एक नई संगठन बना दिया और उस नए संगठन का नाम रखा हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, यानी कि हुजी। तो दोस्तों 2-3 चीज़ें बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिएगा कि जमात अंसारुल अफ़गानीन अफ़गानिस्तान में बनी, 1980 में बनी, उसी के साथ लड़ने के लिए बनी हमारी हरकतुल मुजाहिदीन। 1988 में हरकतुल मुजाहिदीन और जमात अंसारुल अफ़गानीन के लोग पाकिस्तान वापस आ गए। 1990 तक जमात अंसारुल अफ़गानीन और हरकतुल मुजाहिदीन को मर्ज करके बना हरकतुल अंसार। हरकतुल अंसार को 1997 में आईएसआई ने जब देखा कि यूएस ने इसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है, तो 1997 में उसने हरकतुल अंसार के सारे कैडर को, सारे के सारे लोगों को उठाकर एक नई संगठन में डाल दिया जिसका नाम रखा उसने हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, यानी कि हुजी। हुजी की उसने इंटरनेशनल ब्रांचेस भी बनाई, जिसमें से एक सबसे पहली ब्रांच उसने बांग्लादेश में बनाई और इस बांग्लादेश वाली ब्रांच का नाम रखा गया हुजी बांग्लादेश। और इस हुजी बांग्लादेश के जो लीडर थे उसका नाम था फजलुर रहमान। तो दोस्तों फजलुर रहमान जो थे, अब इन्होंने क्या करा, अब ये जब बांग्लादेश में आए इन्होंने सारे के सारे रोहिंग्या वाली संस्थाओं के साथ संपर्क बनाया। और मैंने आपको अभी बताया था कि पूरे उस दौरान 1980s में आईएसआई ने एक तरीके से सबसे पहले रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, फिर उसके साथ अराकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट बनाया था, फिर अराकन रोहिंग्या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अब 1997 में क्या किया आईएसआई ने कि अब उन्होंने हुजी बांग्लादेश में फजलुर रहमान को बोला कि आप जो है संपर्क बनाइए इन रोहिंग्या से। दोस्तों ये संपर्क जैसे ही बनना शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 2004 में हम जानते हैं कि इंडियन ओशन में एक सुनामी आई। जब इंडियन ओशन में सुनामी आई तो उस समय बांग्लादेश के जो साउथ वाला रीजन है, जो कि पानी के एकदम पास है, बे ऑफ बंगाल के, वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो थे वो बहुत खतरे में आ गए। उनके घर वर सब डूब गए, बर्बाद हो गए और वो लोग एक तरीके से डिस्प्लेस हो गए। 2004 में जब ये रोहिंग्यास जो उस समय रह रहे थे बांग्लादेश में, जब इनके ऊपर ऐसी आपदा आई तो उस समय आईएसआई ने बोला कि भाई हमें इन रोहिंग्यास की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन रोहिंग्यास की अगर हम बांग्लादेश से मदद करेंगे तो ये मैसेज पहुंचाएंगे रोहिंग्यास जो म्यांमार में रहते हैं कि भाई आईएसआई से जुड़िए।
और 2004 में उस समय आईएसआई ने प्रयोग किया अपनी सबसे ट्रस्टेड संस्था जिसका नाम था लश्कर ए तैयबा। दोस्तों लश्कर ए तैयबा वैसे तो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन लश्कर ए तैयबा जो है उसकी बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है। मैं लश्कर ए तैयबा के ऊपर कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको और बताऊंगा कि लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में किस तरीके से ऑपरेट करती है। दोस्तों लश्कर ए तैयबा के 2 आप कह लीजिए एनजीओज हैं, और उसमें से पहला एनजीओ है अल खिदमत फाउंडेशन, दूसरा एनजीओ है फलाए इंसानियत फाउंडेशन। दोस्तों ये अल खिदमत फाउंडेशन, फलाए इंसानियत फाउंडेशन, दोस्तों ये जो इन्होंने बना रखे हैं, ये तरीके की संगठनों का अब आईएसआई ने प्रयोग किया कि भाई 2004 के बाद फलाए इंसानियत फाउंडेशन, अपनी अल खिदमत फाउंडेशन जो है, ये जाकर एक तरीके से रीच आउट करें। किसको? ये जो बांग्लादेश में अफेक्ट हुए रोहिंग्यास थे, इन्होंने उस समय इनकी मदद करी। और जब ये फलाए इंसानियत फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन, लश्कर ए तैयबा, इन लोगों ने मदद करी रोहिंग्यास की, तो कहीं ना कहीं इनका संपर्क बना रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अराकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट, अराकन रोहिंग्या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब आप देखिए दोस्तों कि 2004 के बाद हम एक ऐसी स्थिति ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट के आसपास के इलाकों में एक पूरा नेक्सस बन रहा है आईएसआई का, लश्कर ए तैयबा का, फलाए इंसानियत फाउंडेशन का, अल खिदमत फाउंडेशन का, अराकन रोहिंग्या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन का, अराकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट का। ये सारी संगठनें, ये सारी संस्थाएं एकजुट होती गईं, और ये सारी संगठनें जब एक साथ एकजुट होती गईं तो उस समय बड़ी एक आयरॉनिकल चीज़ हुई दोस्तों कि लगभग अगले 7-8 साल में इनके रिश्ते और मजबूत हुए। और 2012 में उस समय जब लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद ने ये देखा कि भाई हमारा कनेक्ट बांग्लादेश से लेके बर्मा म्यांमार तक पूरा बन चुका है, अब समय है भारत को और अग्रेसिवली तोड़ने का, तो उस समय लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद ने डिसाइड किया कि अब हम अपना एक बंदा भेजेंगे। उन्होंने एक बंदा जो भेजा उसका नाम था अब्दुल कादूस अल बुरमी। अब्दुल कादूस अल बुरमी को भेजा, और अब्दुल कादूस अल बुरमी को भेज के इन सारी संगठनों को मर्ज करके एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया हुजी अराकन, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी अराकन। दोस्तों ये 2012 में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी बनी, अब्दुल कादूस अल बुरमी के लीडरशिप में बनी। अल बुरमी जो हैं वो कराची के रहने वाले थे, हाफिज़ सईद के एक बहुत ही क्लोज दोस्त माने जाते थे। इन्होंने जाकर जब ये संस्था बनाई हरकतुल जिहाद अल इस्लामी अराकन, हुजी अराकन, तो अब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अभी हमने बात करी थी एक हुजी बांग्लादेश थी, अब हम देख रहे हैं एक हुजी अराकन भी बन गई। और हुजी अराकन ने क्या किया? हुजी अराकन ने सबसे पहले जाकर जितने भी रोहिंग्यास थे इनकी संगठनों को स्टडी किया। हुजी अराकन अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जो आईएसआई से डायरेक्ट पेट्रोनेज ले रही थी। हुजी अराकन ने क्या किया? सबसे पहले ये देखा कि भाई रोहिंग्यास में और कौन सी संगठनें हैं और कौन सी संस्थाएं इन्होंने बना रखी हैं। उन्होंने देखा कि भाई एक बड़ी छोटी सी संस्था पर बड़ी पावरफुल सी संस्था है जो कि उसी समय बनी थी 2012 में, जिसका नाम था हराका अल यासीन। हराका अल यासीन के जो लीडर थे वो थे अतुल्ला अब्बू कमर जुन्नी। अतुल्ला अब्बू कमर अल जुन्नी जो थे, ये जो थे दोस्तों, इन्होंने बनाई थी हराका अल यासीन। हराका अल यासीन जो है वो अपने आप को एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली पोर्ट्रे करना चाह रही थी, और वो जब अपने आप को एक सेकुलर संस्था पोर्ट्रे करना चाह रही थी रोहिंग्यास को लेके, उसने उस समय क्या किया? उसने उस समय इन रोहिंग्यास को पकड़कर इनको ये बोलना शुरू करा कि भाई देखिए, हम जो है एक सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे और ये सेकुलर लड़ाई लड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब अल बुरमी ने देखा कि भाई यहाँ पर अतुल्ला अब्बू कमर जुन्नी हैं जिनकी हराका अल यासीन है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे से मर्ज कर जाइए क्योंकि हमें इतनी सारी संस्थाएं नहीं रखनी हैं। तो उस समय जो ये अतुल्ला जुन्नी थे, इन्होंने बोला कि भाई मेरा एक दोस्त भी है जो कि सऊदी अरेबिया से पढ़ के आया है और सऊदी अरेबिया के रेडिकल करिकुलम में पढ़ा हुआ है, और वो भी एक पाकिस्तानी बॉर्न रोहिंग्या है। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है? तो अल बुरमी ने जब देखा कि भाई ऐसा भी कोई एक आदमी है, तो उनकी मुलाकात करवाई गई एक बंदे के साथ 2013 में जिसका नाम था हाफिज़ तोहार।
हाफिज़ तोहार जो थे वो एक पाकिस्तानी बॉर्न रोहिंग्या थे और वो वहीं के रहने वाले थे, रोहिंग्या के इलाकों में, बर्मा के रखीन एरिया में। सऊदी अरेबिया जाकर उन्होंने रेडिकल करिकुलम में पढ़ाई भी कर रखी थी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने 3 इम्पोर्टेंट लोग हैं। एक हमारे सामने है अल बुर्मी, जो कहीं ना कहीं हुजी अराकन के लीडर हैं। एक हमारे सामने थे अतुल्ला जुन्नी, जो कि हराकल यासीन के लीडर थे। और एक हमारे सामने है एक यंग डायनेमिक बंदा जिसका नाम था हाफिज़ तोहार, जो कि रेडिकल करिकुलम में सऊदी अरेबिया के पढ़ चुका था। अब ये तीनों लोग गए आईएसआई के पास, और उस समय आईएसआई के जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी, जिसको रॉ काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रही थी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इन लोगों की मदद करने के लिए, और उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी पाकिस्तान आर्मी में, उनका सर्विस नंबर है PA 35043। ये पाकिस्तान आर्मी में 13 अक्टूबर 1995 को 25th बलोच रेजिमेंट में इनका इंडक्शन होता है। 1995 से लेके कहीं ना कहीं 2012 तक इनको पाकिस्तान आर्मी जो है पंजाब पाकिस्तान में पोस्ट करके रखती है। 1995 में दोस्तों बेअंत सिंह का असैसिनेशन हुआ था पंजाब में, और उसके बाद कहीं ना कहीं पंजाब के टेररिज्म में, पूरा खालिस्तान टेररिज्म में एक पूरा बदलाव आ गया था। और पाकिस्तान ने उसके बाद बड़ी कोशिशें करी कि भाई कहीं ना कहीं से वो खालिस्तान टेररिज्म को रिवाइव करे, और उस खालिस्तान टेररिज्म को रिवाइव करने के लिए उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी शाहिद महमूद चौधरी को, जो 2012 तक एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक पहुंच चुके थे। 2012 में जब वो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल तक पहुंच चुके थे, उस समय उनको यहाँ पर बिठाकर देखा गया, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग देखी गई कि भाई ये बंदे ने खालिस्तान टेररिज्म को रिवाइव करने की बड़ी कोशिशें करी हैं। और शाहिद महमूद चौधरी जो आईएसआई के अधिकारी थे, इन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को दोबारा रिवाइव किया। 2012 से लेकर 2020 तक के समय में भी इनफैक्ट हम देखते हैं कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के बेसिस इन्होंने थाईलैंड में बनाए, और उन थाईलैंड के बनाए हुए बेसिस से वहाँ पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को ट्रेन किया जाता था। तो रॉ वैसे भी एक तरीके से नज़र रख के बैठी थी शाहिद महमूद चौधरी के ऊपर। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पर अतुल्ला जुन्नी है, हराकल यासीन के लीडर, दूसरा यहाँ पर हाफिज़ तोहार है, और तीसरा यहाँ पर अल बुर्मी है, जो हमारे हुजी अराकन के लीडर हैं। जब रॉ ने देखा कि ये तीनों लोग जो हैं शाहिद महमूद चौधरी से मिल रहे हैं, तो उस समय रॉ ने इनके ऊपर बहुत क्लोज नज़र रखनी शुरू करी। शाहिद महमूद चौधरी ने अपना बेस बदला। शाहिद महमूद चौधरी पाकिस्तान पंजाब से उठकर अब सीधा के सीधा बांग्लादेश गए। बांग्लादेश में बैठकर उन्होंने पूरा रोहिंग्या के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश करी, और इन सारी संस्थाओं को एकजुट करके 2013 में उस समय ये हुआ दोस्तों कि शाहिद महमूद चौधरी के लीडरशिप के तहत, जो कि आईएसआई के मेन अधिकारी थे पोस्टेड बांग्लादेश में, इनकी लीडरशिप के तहत हमने ये देखा कि 2013 में अल बुर्मी को लेके, अतुल्ला जुन्नी को लेके और हाफिज़ तोहार को लेके आईएसआई ने एक संस्था बनाई 2013 में, जिसका नाम रखा गया अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। दोस्तों, ये जो अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, अरसा, जो आज की डेट तक पेरेंट संस्था है, मेन संस्था है, ये आज की डेट तक कहीं ना कहीं थाईलैंड में अपना एक बेस बनाकर, बर्मा में, म्यांमार में अपना बेस बनाकर आज की डेट में रोहिंग्यास को रेडिकलाइज करके ट्रेन कर रही है। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, अरसा का केवल और केवल एक ऑब्जेक्टिव है कि ये अपने लोगों को, रोहिंग्यास को ट्रेन करके भारत के खिलाफ भेज रहे हैं। दोस्तों, अरसा की फंक्शनिंग के बारे में रॉ को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और पता है कब मिली? वो मिली 2014 में। 2014 में रॉ ने क्या किया? 2014 में उन्होंने थाईलैंड से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के एक आतंकवादी जिसका नाम था हरमिंदर सिंह मंटू, उसको अरेस्ट किया और उसको वहाँ से डिपोर्ट करके, एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया लेकर आए। दोस्तों, हरमिंदर सिंह मंटू एक ऐसा लीडर था जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा हुआ था, और ये बंदा जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ा हुआ था, जिसको रॉ थाईलैंड से उठा के लाई, ये बंदा जब आया, इस बंदे ने रॉ के सामने
पूरी खुलासा किया। उसने बताया कि भैया खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को किस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। उसने बताया कि खालिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कैसे भारत में करने की प्लान आईएसआई बना रही है। उसने बताया कि भाई शाहिद महमूद चौधरी जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आईएसआई के पाकिस्तान के, उसका क्या रोल है। उसने बताया कि किस तरीके से ब्रिगेडियर अशफाक, मेजर सलामत, मेजर दानिश, आईएसआई के ये सारे अधिकारी जो हैं बर्मा में और बांग्लादेश में पोस्टेड हैं आज की डेट में, और कैसे ये सारे लोग मिलकर रोहिंग्यास को ट्रेन कर रहे हैं। और पूरे रोहिंग्या के मॉड्यूल की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हमारे को ये मंटू ने दी। अब दोस्तों एक चीज़ तो हमारे सामने क्लियर हो गई कि 2014 में मंटू के अरेस्ट के बाद से लेके 2015-16 से भारत ने अपना रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक रवैया भी कड़ा अपनाना शुरू कर दिया। हमने बार बार एक चीज़ को देखा कि रोहिंग्या मुसलमान आफ्टर ऑल करना क्या चाहते हैं। दोस्तों आप भी अब समझ रहे हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमान भारत में आते हैं। आईएसआई की जो स्ट्रैटेजी है वो समझिए, वो ये है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत भेजिए, भारत में इनको भेजिए एक तरीके से हिंदू डोमिनेटेड पॉकेट्स में। अब क्या होगा, अब गेम को समझिए। आईएसआई आज की डेट में रोहिंग्यास का इन्फ्लक्स इंडिया में करवाती है। इंडिया में जब इनका इन्फ्लक्स होता है तो ये लाचार तरीके की वो इमेजेस को पूरे वर्ल्ड के सामने पेश करती है जो 1980s में रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद से कर रही थी। उसके बाद ये होता है कि ये जाके हिंदू डोमिनेटेड पॉकेट्स में, जम्मू और इधर उधर के इलाकों में जाके बस जाते हैं। अब जब ये इन इलाकों में बस जाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो भाई ये वहाँ पर सेवाएं मांगते हैं। जब इनको सेवाएं, बेसिक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे जो असिस्टेंस नहीं मिल पाती है, तो फिर दूसरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि भाई तुरंत ये वहाँ पर लोकल डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कितने रोहिंग्यास भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पिछले 5 से 6 सालों में पकड़े हैं, जिनके पास आधार कार्ड बने हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। ये सब इनको कहाँ से मिला? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मिली भगत है, कहीं ना कहीं तो एंटी इंडिया के एलिमेंट्स जो हैं आज की डेट में जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो इनकी मदद कर रहे हैं। और साथ में ये क्या करते हैं कि तुरंत जिस इलाके में जाकर अपने आप को बेस बना लेते हैं, जिस इलाके में जाकर ये लोग प्रेजेंट हो जाते हैं, वहाँ पर बैठ के ये अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू करते हैं। और जैसे ही अपनी आबादी बढ़ाते हैं, इसके बाद ये और सेवाएं डिमांड करते हैं कि भाई देखिए हमारा बड़ा बड़ा बच्चा मर गया, हमारे बड़े बड़े बच्चे को बीमारी हो गई, उसकी वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से हमारे एनजीओज आके और जुड़ जाते हैं। और जब भारत सरकार कोई भी कठोर कदम उठाती है इन रोहिंग्यास को लेकर और बोलती है कि भाई इनको आइडेंटिफाई करके हम डिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खड़े होकर बोलते हैं कि भाई हम रोहिंग्या को जाने नहीं देंगे, उनको हम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कई ऐसे वकील हैं जो तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस डाल देते हैं और बोलते हैं कि भाई भारत सरकार को रोका जाए। दोस्तों ये जो वकील हो गए, ये सारे जो नेता हो गए, ये किन लोगों का एजेंडा चला रहे हैं? हमारे महाराष्ट्र में एक पार्टी के एक एमएलए हैं जो खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि भाई हम रोहिंग्यास को कुछ होने नहीं देंगे, और अगर रोहिंग्यास ने कुछ किया भी तो हम कहीं ना कहीं रोहिंग्यास को अपने घर में पनाह दे देंगे। वाह, ये वो रोहिंग्यास हैं दोस्तों जिनको आईएसआई 1950 से नर्चर कर रही है, ट्रेन कर रही है भारत को तोड़ने के और भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए इसके बारे में। और मैं आपकी ये वीडियो आज यहीं इसी पॉइंट पे ख़त्म करता हूँ और आपके ऊपर ये निर्णय लेने के लिए छोड़ता हूँ कि क्या भारत को, इन रोहिंग्यास को, जिनको हम कहीं ना कहीं पिछले 70 वर्षों से देख रहे हैं कि आईएसआई नर्चर कर रही है भारत तोड़ने के लिए, क्या इनको भारत में कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पनाह मिलनी चाहिए? दोस्तों क्या आज की डेट में ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एक एक्सक्यूज़ बन गया है सबवर्सिव एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए? दोस्तों भारत की संस्कृति ऐसी है कि हमने हर एक कम्युनिटी को अपने यहाँ पर जगह और पनाह दी है। ऐतिहासिक तौर से हमारे यहाँ पर ज्यूज़ भी अगर आए थे, जब पूरे वर्ल्ड में ज्यूज़ का परसिक्यूशन हो रहा था, तो हमने ज्यूज़ को कभी कोई हार्म नहीं होने दिया भारत में। और ज्यूज़ ये बात जानते हैं, यहूदी लोग ये बात जानते हैं कि पूरे विश्व में जब उनका परसिक्यूशन हो रहा था तो भारत मात्र पूरे संसार में एक इकलौती टेरिटरी थी जहाँ पर उनको परसिक्यूट नहीं किया गया। बुद्धिस्ट के साथ भी यही हुआ। हमें कोई किसी कम्युनिटी को लेके सिलेक्टिव वो नहीं करना है दोस्तों। हम कोई जस्ट बिकॉज कि ये रोहिंग्या मुसलमान है हमारे लिए वो कंसर्न नहीं है दोस्तों। कंसर्न ये है कि ये रोहिंग्यास जो हैं ये आईएसआई के ट्रेंड लोग हैं और ये भारत को तोड़ने के लिए भेजे जा रहे हैं। तो क्या इन रोहिंग्यास को भारत में पनाह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसका निर्णय आज इस वीडियो के जितने इन्फॉर्मेशन को हमने पढ़ा और जाना, इसके तहत आप खुद ही सोचिए।
क्योंकि आईएसआई अपना ऑपरेशन पिन कोड चला रही है। उस ऑपरेशन पिन कोड के तहत आईएसआई भारत में डेमोग्राफी का चेंज लाना चाहती है। वो अब ये बात समझ चुकी है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रोहिंग्यास की एंट्री करवा के एक लाचार टाइप फीलिंग बनवा कर यहाँ पर एक पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर कर भारत को इंटरनली तोड़ा जाए। तो क्या भारत को ऑपरेशन पिन कोड को रोकने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो वो क्या करनी चाहिए? आप सोचिए इसके बारे में। थैंक यू।